नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कहीं ना कहीं एक पर्सनल अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे। अपने घर, अपने देश को छोड़कर कहीं और बस जाने का अनुभव। इसे कहते हैं डायस्पोरा। और इसके साइकोलॉजिकल असर क्या होते हैं, इसे हम एक्सप्लोर करेंगे शिवा कुमार श्रीनिवासन के एक बहुत ही पावरफुल ऐसे डायस्पोरा एंड इट्स डिसकंटेंट्स के जरिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जब कोई अपना घर छोड़ता है तो उसकी असली साइकोलॉजिकल कीमत क्या होती है? क्या ये सिर्फ एक एड्रेस बदलने जैसा है, या फिर इसके मन पर कुछ ऐसे गहरे जख्म लगते हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात ही नहीं करते? श्रीनिवासन का ये ऐसे इसीलिए इतना खास है क्योंकि ये डायस्पोरा को इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि ये इसे साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण के नजरिए से देखता है। ये एक तरह से उन लोगों के मन के अंदर झांकने की कोशिश है जो एक साथ दो दुनियाओं में जीते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस आर्ग्यूमेंट की नींव को समझते हैं। श्रीनिवासन अपने पूरे एनालिसिस का जो फ्रेमवर्क है वो मशहूर साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉयड के काम से लेते हैं। देखिए, फ्रॉयड ने अपनी फेमस किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स में लिखा था कि एक सभ्य सोसाइटी में रहने के लिए हमें अपनी कुछ बुनियादी इच्छाओं को, अपने इंस्टिंक्ट्स को दबाना पड़ता है, और इससे पैदा होता है एक असंतोष यानी डिसकंटेंट। अब श्रीनिवासन बिल्कुल इसी आइडिया को डायस्पोरा पर लागू करते हैं। वो कहते हैं कि डायस्पोरा हम पर घर और कल्चर को खोने का बोझ डालता है, और इससे भी ठीक उसी तरह एक डिसकंटेंट पैदा होता है, लेकिन ये डिसकंटेंट ट्रॉमा और एक बटी हुई पहचान के रूप में सामने आता है। इस डिस्कंटेंट का सबसे बड़ा असर क्या होता है? श्रीनिवासन के मुताबिक इसका नतीजा यह है कि इमिग्रेंट एक स्प्लिट सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि उनका व्यक्तित्व, उनकी आइडेंटिटी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। उनका मन ना हमेशा दो जगहों पर रहता है, हेयर और देयर। हेयर मतलब होस्ट कंट्री की हकीकत, जहां वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे हैं, और देयर वो है उनका होमलैंड, जो अब सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि वो एक फैंटेसी, एक कल्पना बन चुका है। और ये दोनों दुनियाएं उनके मन में एक साथ पैरेलल चलती रहती हैं। श्रीनिवासन इस पूरी बात को इस कोट में बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि डायस्पोरा सिर्फ लोगों का अलग अलग देशों में फैलना नहीं है, ये सेल्फ यानी व्यक्ति के अपने अस्तित्व का बिखराव है। उनकी पहचान, उनका मैं कौन हूं का एहसास दो हिस्सों में टूट जाता है। अब आते हैं इस थियरी के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, एक ऐसा आइडिया जो इस पूरे अनुभव को आकार देता है, और वो है मॉर्निंग और मेलनकोलिया के बीच का फर्क। डायस्पोरा के अनुभव में अक्सर मेलनकोलिया हावी हो जाता है। ये एक ऐसी गहरी, कभी ना खत्म होने वाली उदासी है जिसमें इंसान अपने खो चुके घर को कभी छोड़ ही नहीं पाता। वो उस याद से इस तरह चिपका रहता है जैसे वो उसकी पहचान का ही एक हिस्सा बन गई हो, और इसी वजह से वो कभी सही मायनों में आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए, आमतौर पर जब हम कुछ खोते हैं तो हम मॉर्निंग करते हैं, यानी शोक मनाते हैं। ये एक बिल्कुल हेल्दी प्रोसेस है। हम दुख को प्रोसेस करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन डायस्पोरा में ये प्रोसेस अक्सर रुक जाता है। इमिग्रेंट उस खोए हुए घर को अपने से अलग नहीं कर पाता, वो उसे अपने अंदर बसा लेता है, और इसीलिए नए देश में पूरी तरह से अडैप्ट करना उसके लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इसी मेलनकोलिया की स्थिति से एक ख्वाब जुड़ जाता है, घर वापस लौटने का ख्वाब। श्रीनिवासन इसे द मिथ्स ऑफ रिटर्न कहते हैं, यानी वापसी का मिथक। असलियत तो यह है कि जिस घर में इमिग्रेंट लौटना चाहता है वो अब वैसा है ही नहीं जैसा वो उसे याद करता है। वो तो उसकी यादों में बसी एक आइडियलाइज की हुई तस्वीर है, एक फैंटेसी। वक्त के साथ देश भी बदल गया है और वो इंसान खुद भी बदल गया है, इसलिए एक सच्ची साइकोलॉजिकल वापसी हो ही नहीं सकती। ये नामुमकिन है। और एक ऐसे सपने का पीछा करना जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो मन में एक परमानेंट एंग्जाइटी, एक बेचैनी पैदा करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दो कल्चर्स के बीच रहने का अनुभव हमेशा एक बोझ ही होता है? इस पर एकेडमिक दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस है जिसे हाइब्रिडिटी कहते हैं, जहां एक तरफ होमी भाभा जैसे पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स हैं जो हाइब्रिडिटी को यानी दो कल्चर्स के मिलन को सेलिब्रेट करते हैं। वो इसे एक नया, क्रिएटिव और एम्पावरिंग थर्ड स्पेस मानते हैं। लेकिन वहीं श्रीनिवासन अपने साइको एनालिटिक लेंस से इसका एक दूसरा, शायद थोड़ा अंधेरा पहलू दिखाते हैं। उनके लिए एक आम इंसान के अनुभव में ये बीच में होने की स्थिति अक्सर साइकिक ट्रॉमा और फ्रैगमेंटेशन यानी मानसिक आघात और बिखराव का कारण बनती है। इस पूरी थ्योरी को और गहराई से समझने के लिए आइए तीन जरूरी साइको एनालिटिक टर्म्स को जल्दी से देखते हैं जो श्रीनिवासन इस्तेमाल करते हैं। पहला है दी अनकैनी। इसका जर्मन शब्द है उनहाइमलिख, जिसका मतलब ही है अनहोमली, यानी जो घर जैसा ना हो।
ये वो अजीब सी फीलिंग है जब कोई चीज़ आपको जानी पहचानी भी लगे और अनजान भी। नए देश में कुछ घर जैसा लगता है पर वो घर है नहीं। ये एक घर जैसा पर घर नहीं वाली जो अजीब सी डिस्टर्बिंग सी फीलिंग है ना, बस वही अनकैनी। दूसरा है द इमेजिनरी। ये मन की वो काल्पनिक दुनिया है जिसमें इमिग्रेंट अपने वतन की एक परफेक्ट, एक आइडियल तस्वीर बना लेता है। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जिससे वो अपने देश की सारी कमियों, सारी बुराइयों को भुलाकर सिर्फ अच्छी अच्छी यादों को जिंदा रखता है। और तीसरा है ऑब्जेक्ट पेटिए। ये फ्रेंच साइको एनालिस्ट जाक लकॉन का कॉन्सेप्ट है। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो ये हमारी चाहत का कारण है। ये वो कुछ है जो हमेशा मिसिंग रहता है और जिसे पाने के लिए हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। डायस्पोरा के लिए उनका खोया हुआ वतन यही ऑब्जेक्ट पेटिए बन जाता है, एक ऐसी अधूरी चाहत जिसे पाना नामुमकिन है, जो हमेशा उनकी पहुंच से दूर रहती है। तो इस पूरे एनालिसिस का सार, इसका निचोड़ क्या है? डायस्पोरा का सारा डिस्कंटेंट, सारा असंतोष इस फासले से पैदा होता है। एक तरफ दुनिया के असली नक्शे हैं और दूसरी तरफ इंसान के दिमाग के अंदर बने यादों और सपनों के नक्शे हैं। जब ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते, तभी दुख जन्म लेता है। हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आखिर घर क्या है? क्या ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह है, या ये मन में बसी एक ऐसी याद है जहां आप सच में कभी वापस नहीं जा सकते? इस पर ज़रूर सोचिए। ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स एकेडमिक टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।